गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों की जो पहली क्लास है वो है प्रस्तावना। और हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में जो सबसे पहली क्लास है वो है प्रस्तावना की। प्रस्तावना की क्लास में से पहले हम लोगों ने इसका जो सिलेबस है पॉलिटी का उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटी में प्रस्तावना। अब हमको ये जानने की ज़रूरत है कि हम लोग पॉलिटी की प्रस्तावना में क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे और क्या-क्या सवाल अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है? चलिए, तो जो सबसे पहली बात वो यही है कि आखिर प्रस्तावना होती क्या है ना? पहली बात कि प्रस्तावना क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है? दूसरी बात ये है कि प्रस्तावना के मूल तत्व क्या होते हैं? है ना? कौन-कौन से तत्व हैं? तीसरी बात ये है कि प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या। थोड़ा-सा इसको हम जब समझेंगे, तो इसमें ये जानेंगे कि प्रस्तावना में जो-जो शब्द लिखे गए हैं, उनका मतलब क्या होता है? ठीक है? और चौथी बात ये है, प्रस्तावना के संबंध में महान लोगों के विचार क्या हैं? यहाँ से एक सवाल आपका हमेशा पूछा ही जाता है कि किसने जो है संविधान की जो प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा है ना? किसने परिचय पत्र कहा है? तो ये सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। पाँचवीं बात ये है कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना है या नहीं है? ये बात बहुत गंभीर विषय है और इसकी इसके लिए जो है कई बार न्यायिक मामले भी आए हैं। तो किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, किसको नहीं माना गया है, ये बातें भी हमको जाननी होंगी। छठवीं बात ये है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? और इसी पर जो है इस बार सवाल पूछा गया था। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे 30 सालों के पीवाईक्यू, है ना? चलिए, तो अपनी क्लास हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रस्तावना की। प्रस्तावना होती क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना है, ठीक है? चलिए भाई, प्रस्तावना में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसको हमने यहाँ पे बहुत बाकायदे आपको लिख कर के बता रखा है। इससे क्या होगा, देखिए अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ से नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। और अपनी कोचिंग में मेधांश आईएएस में आपको जितने भी नोट्स मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएँगे। अगर आप चाहेंगे तो आपको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले आपको कंटेंट मिलता है, कंटेंट के बाद आपको हम पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रस्तावना होती क्या है ना? तो देखिए, हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाल रखी है कि प्रस्तावना क्या है? तो सबसे पहली बात ये है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है। जैसे जब जब कोई किताब लिखी जाती है, तो उस किताब के पहले एक भूमिका बनाई जाती है कि इस किताब में हम क्या-क्या बातों किन-किन बातों को समाहित करने वाले हैं। इस किताब में क्या-क्या चीज़ें हैं, मतलब भूमिका को पढ़ कर के ही हम उस किताब का आकलन कर सकते हैं। ये बात हमको उसके भूमिका के पढ़ने से पता चल जाती है। तो उसी प्रकार से जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? भूमिका है। उस भूमिका में क्या-क्या बातें लिखी गई हैं वो बातें आगे बता रहा हूँ। जिसमें संविधान की प्रकृति, संविधान के आदर्श, संविधान के उद्देश्य और सरकार का स्वरूप कैसा है, संविधान के स्रोत क्या-क्या हैं और संविधान के प्रावधान क्या-क्या हैं, संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, आदि का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। ठीक है? तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक भूमिका है, जैसे हर किताब की भूमिका होती है, उसी प्रकार से संविधान की जो किताब हमारी बनी है, उसकी जो भूमिका है उसका नाम है प्रस्तावना। और उस भूमिका में संविधान की प्रकृति के बारे में बताया गया है, उसके आदर्शों के बारे में बताया गया है, उसके उद्देश्यों के बारे में बताया गया है, सरकार के स्वरूपों के बारे में बताया गया है कि संसदीय सरकार होगी या कोई और व्यवस्था होगी, ठीक है? संविधान के स्रोत क्या-क्या हैं, किन-किन स्रोतों से हमारे ये संविधान बना है, इसका भी वर्णन किया गया है। संविधान के और इनसे संबंधित जो भी प्रावधान रहे हैं, उनको भी यहाँ पे उल्लिखित किया गया है। और सबसे अंत में यह भी बताया गया कि हमारा यह संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है? कब हमने इसको आत्मार्पित किया था, ठीक है? तो इन सब का जो है क्या एक संक्षेप में लिखित प्रमाण है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, दूसरी बात हमने इसलिए यहाँ पे लिखी है क्योंकि अब जब सेंटेंस के रूप में एग्जाम में सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो वहाँ पर एक सेंटेंस यह भी डाल देता है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। ठीक है? किस संविधान में आपकी प्रस्तावना को शामिल किया गया था? तो ये बात आपसे पूछी जाती है। चलिए, दूसरी बात ये है कि जो हमारा संविधान है, उसमें जो प्रस्तावना ली गई है, तो सबसे पहले इस ये संविधान में प्रस्तावना किस संविधान में लिखी गई थी? तो उसका जो प्रमाण मिलता है, वो लिखा गया था अमेरिकी संविधान में, ठीक है? और उसके बाद अन्य देशों ने इसे अपने यहाँ शामिल किया है। इतनी बात क्लियर है? चलिए,
तीसरी बात यह है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसके बारे में एक बात कई बार आपसे पूछा गया है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसको उन्होंने नाम दिया उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है? और इसी उद्देश्य प्रस्ताव रखने के नाते इस प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है? चौथी बात यह है कि प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ एक साहब हैं, उनका नाम है एन के पालकीवाला। इन्होंने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ये सवाल कई बार पूछा गया है आपके आरओ में, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो पांचवी बात है वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द शामिल किए गए थे। अब हमने जिन-जिन सेंटेंस को लाल कर दिया है, उसका ये मतलब है कि ये सवाल कहीं न कहीं पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी-पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है? तो एक ही बार इसमें संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, और वो हमारा रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं, मतलब छोटा संविधान, ठीक है? और इसमें जो है बहुत सारे बदलाव किए गए, जोड़ा भी गया कुछ चीज़ों को, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा कि इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है? इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी प्रस्तावना होती क्या है। यहाँ से इसी साल अभी एक छोटा-सा कोई एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे सवाल पूछे गए थे कि इनका क्रम क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का क्रम क्या है? या जो हमारी स्वतंत्रता है, उसमें किस-किस की स्वतंत्रता है? इस नाते हमने यहाँ पे पूरी प्रस्तावना आपके सामने लिख दी है। एक बार मैं यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तीसरा और चौथी बात, ठीक है, को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ये सवाल कई बार पूछा गया कितने प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में कही गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। दूसरी बात, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 टाइप की स्वतंत्रता की बात कही गई है किसमें? प्रस्तावना में। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह बात जो आपके प्रस्तावना में लिखी गई थी। अब चूंकि यहाँ से कई बार उन्होंने ये भी पूछ रखा है कि कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई थी, तो वो चीज़ें देखिए स्पष्ट हो रही है कि 3 प्रकार के न्याय की बात हुई थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई थी, वो बातें यहाँ पे स्पष्ट हो रही कि 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात हुई थी। तो इस नाते हमने इसको यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया। लास्ट में देखो लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को यह जो है अंगीकृत किया गया था। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रस्तावना के 4 मूल तत्व होते हैं। कौन-कौन से मूल तत्व होते हैं? सबसे पहली बात, इसके अधिकार संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है? तीसरा, संविधान के उद्देश्य कैसे हैं? और उसके बाद जो हमारा है कि इसको जो अंगीकृत किया गया है उसकी डेट क्या है? ठीक है? चलो भाई, तो जो सबसे पहली बात ये है, तो उसमें हम लोग ये जानते हैं कि इसमें जो है संविधान के अधिकार का स्रोत क्या-क्या है, ये कहाँ-कहाँ से जो है बनाया गया है और इसमें किसको अधिकार दिया गया है, ठीक है? ये सवाल यूपीएससी में अभी 2 साल पहले पूछा गया था, सेंटेंस यही था कि भारत के लोगों की शक्ति अधिग्रहित करता है कौन? हमारा जो संविधान है, ठीक है? तो वही बात देखिए यहाँ पे लिखी गई है कि संविधान के अधिकार का जो स्रोत है, उसमें साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। मतलब जो संविधान हमारा बना है, उसमें जो शक्ति दी गई है, वो उसमें किसकी शक्ति है? जनता की शक्ति है, भारत के लोगों की शक्ति है, ठीक है? ये सेम सेंटेंस ऐसे ही एज इट इज यूपीएससी में पूछा गया है। दूसरी बात, इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति के बारे में यह कह रहा है कि यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु
संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब ये है कि हम अपने फैसले के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी से पूछने नहीं जाएँगे कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है। जिसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल रहा है जो जब लास्ट टाइम में प्रधानमंत्री साहब ने पाकिस्तान पर अटैक करवाया था, ठीक है? उसमें क्या उन्होंने किसी से क्या वो पूछने गए थे कि हमको पाकिस्तान पे वो जो है अटैक करवाना है? जी नहीं। जब उन्होंने हमारे यहाँ अटैक किया तो उसके बदले में जब हमको जवाब देना था तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने फैसले लेने के लिए क्या हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो इसी को कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। उसके बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र है, हमारा देश सिख राष्ट्र है, हमारा देश जैन धर्म का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा देश सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है। कभी आप ये नहीं कहोगे कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है या जैन राष्ट्र है या सिख राष्ट्र है या ईसाई राष्ट्र, ऐसा कभी नहीं आप कहोगे, ठीक है? लास्ट इसके बाद है लोकतांत्रिक, मतलब लोगों द्वारा बनाया गया जो भी नियम हमारा है, जो भी संविधान में बातें लिखी गई हैं, वो हमारे द्वारा ही बनाई गई हैं। और उसके बाद एक बात और है गणतांत्रिक। गणतांत्रिक का मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा ही नियंत्रित। हमने बनाया ठीक है, लेकिन क्या हमारे द्वारा नियंत्रित भी हो रहा है? तो हाँ, हमने ही बनाया है अपना संविधान और हम उस पर नियंत्रित भी उस पर अपना नियंत्रण भी रखते हैं। ठीक है? तो गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तो भारत की जो प्रकृति है वो कैसी है? वह एक संप्रभु देश है, समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तीसरी बात यह है कि संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता और समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? 4 उद्देश्य हैं। कौन-कौन से? यहाँ पर आपको सबको न्याय मिलना चाहिए। कितने प्रकार की न्याय? अभी हमने ऊपर बताया। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? अभी हमने ऊपर बताया। समता सबके साथ होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बंधुत्व, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो ये जो 4 हैं क्या है? संविधान के उद्देश्य हैं। एज़ इट इज़ सवाल पूछा गया है पीसीएस में। ठीक? और लास्ट ये हमेशा पूछा ही जाता रहता है कि संविधान का अंगीकरण किस दिन हुआ था, किस डेट को हुआ था? तो वो है आपका हुआ था 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था। यह इसकी जो है मूल बात थी, 4 पॉइंट, और इन चारों पॉइंट से यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी, आरओ-आरओ में सवाल पूछे गए हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा-सा इसको हम और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए कि प्रस्तावना के मूल तत्व। पहला क्या है? संविधान का स्रोत। स्रोत क्या है? संविधान कहाँ से आया है? कहाँ से निकल के आया है? किन-की शक्तियों से बना है ये? तो यह बना है भारत के लोग अर्थात जनता। यूपीएससी में सेम सेंटेंस ऐसे आपका पूछा गया था। ठीक है? दूसरी बात, संविधान की प्रकृति या उसका स्वरूप कैसा है? तो कैसा स्वरूप है? प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। मतलब हमारा ही तंत्र है और हमारे ही द्वारा नियंत्रित होता है। और लास्ट बात है, संविधान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा न्याय मिलना चाहिए। तो किस प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिलना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक? उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए, मतलब किसी के साथ उसके सम्मान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे जैसा, अगर वो भारत का नागरिक है तो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता व अखंडता भी होनी चाहिए और लास्ट हमारा है बंधुता। यहाँ पे भाईचारे की भी बात होनी चाहिए। ये सारे जो भी 6 पॉइंट लिखे गए हैं, ये सारे के सारे आपके संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं इनका मतलब क्या है, इनकी व्याख्या हम थोड़ी-सी कर देते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि संप्रभुता, तो संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है, मतलब वर्चस्व या प्रभुसत्ता। मतलब किसी ने हमको किराए पे नहीं ले रखा है, ठीक है? ऐसा नहीं है। हम क्या हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, अपने फैसले करने के लिए, अपनी सीमाओं पे फैसले करने के लिए, अपने देश के आंतरिक मामलों में, अपने देश के बाह्य मामलों पे। क्लियर है? दूसरा, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि संप्रभुता के नाते किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण अथवा किसी हिस्से पर से अपना दावा छोड़ सकता है। हम चाहें तो किसी को अपना सकते हैं या किसी से हट सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई? चलिए, समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब, पहला बात ये लिखी गई है, अच्छा इसको यहाँ एक कर देंगे अभी।
भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या? ऐसा तंत्र जो लोगों का तंत्र हो, जिसमें कि ये डिक्टेटरशिप वाली बात ना हो, ठीक है? हमारा ही तंत्र हो, ठीक? दूसरा, इसे राजाश्रित समाजवाद भी कहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित समाजवाद में आस्था रखता है, मतलब यहाँ पर पूंजीवाद भी होगा और साम्यवाद या जो हमारा समाजवाद है वह भी शामिल रहेगा, दोनों बराबर-बराबर मात्रा में, ठीक है? तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। जो समाजवाद की बात हो रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए, हो सकता है कि भारत में कोई गरीब हो या हो सकता है कि कोई किसी अन्य कास्ट का हो, तो ऐसा कभी ना हो कि उसके साथ भेदभाव हो। तो उस भेदभाव को दूर करने का जो ये बनाएगा कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है या कोई बीमार है, तो अगर आप किसी अस्पताल में जाते हो, तो आपके साथ वहाँ भेदभाव नहीं हो सकता कि आपके पास पैसा नहीं है, तो हम आपका इलाज नहीं करेंगे। ऐसा ना होने पाए। तो इन सब बातों को किसमें रखा गया है? लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला स्वरूप है ना? हम जब लोग मेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको और डिटेल में जानेंगे कि गांधीवाद क्या कहता है और मार्क्सवाद क्या कहता है, ठीक? जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है, ठीक है? गांधीवाद जो है समाजवाद की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है? एक नोट पॉइंट है, उसमें जान लेते हैं कि योजना आयोग या नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद की प्राप्ति के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाता है। यह आपका यूपीएससी में अभी 2 साल पहले सेम सेंटेंस पूछा गया था कि जो हमारा योजना आयोग है उसका उसकी मंशा क्या है या उसका झुकाव किस तरफ है? तो उसका जो झुकाव है वो लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ है या उसके उद्देश्यों को पूरा करने में जो हमारा नीति आयोग है वह कार्य कर रही है। क्लियर इतनी बात? चलिए। इसके बाद एक और पॉइंट है, तीसरा वो है धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष या फिर सेकुलर बोलते हैं उसको, ठीक है? इसमें कह रहा है कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा धर्म बड़ा है या हमारा धर्म छोटा है या उनका छोटा हमारा बड़ा या हमारा छोटा उनका बड़ा, ऐसा नहीं होगा। और उन्हें सरकार द्वारा समान समर्थन प्राप्त है। अगर कोई पैसा किसी धर्म को दिया जाएगा, तो अगर अन्य धर्म को भी आवश्यकता है, तो उसको भी देने का प्रयास किया जाएगा। बात करते हैं लोकतांत्रिक, चौथा शब्द था ना लोकतांत्रिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इस अर्थात जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में निहित है। सेम सेंटेंस आपका यूपीएससी में पूछा गया 2 साल पहले। अब देखिए लोकतंत्र हमारा 2 तरीके का होता है, एक हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में, ठीक? अच्छा, इसको अभी और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है। अप्रत्यक्ष के रूप में कहा रहा कि इसमें लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाने हेतु कानून का निर्माण करते हैं। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। देखो, हमारे यहाँ भारत में क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ विधायक चुने जाते हैं और सांसद चुने जाते हैं। बोलो भाई। अब हमने इनको चुना, इन भाई साहब ने कानून बनाया। हमने सांसद जी को चुना, इन भाई साहब ने कानून बनाया। तो अप्रत्यक्ष रूप से कानून किसने बनाया? हमने ही तो बनाया। बोलो भाई, जैसे ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो मतलब ए बराबर सी, ठीक है? हमने किसको बनाया? विधायक जी को। विधायक जी ने क्या बनाया? कानून बनाया। हमने बनाया सांसद जी को, सांसद जी ने क्या बनाया? कानून बनाया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट कानून ना बना करके हम सांसदों या विधायकों के माध्यम से विधायक जो भाई विधायिका है उसको पेश करते हैं और हम अपना कानून बनवाते हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहाँ पर क्या है स्विट्ज़रलैंड में, यहाँ पे डायरेक्ट कानून बनने का नियम है, ठीक है? या ऐसा भी कह सकते हैं, देखो जैसे ये जो पद्धति अभी हमने आपको बताई, यह जो संसदीय प्रणाली में लागू होती है। जैसे संसद में के 2 हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है? उसी प्रकार के हमारे राज्य में भी है विधानसभा और विधान परिषद। तो एक जगह आपका विधायक बैठेगा, एक जगह आपका सांसद बैठेगा। तो ये जो संसदीय व्यवस्था है, इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव से बनाई जाती है। जो राष्ट्रपति के अधीन है, ये क्या है? डायरेक्ट व्यवस्था। यहाँ पे डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन क्या हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है? नहीं होता है। वह चुने जाते हैं और हमारे ही द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से
चुने जाते हैं, ठीक है? तो जो अप्रत्यक्ष वाली व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में लागू होती है और जो प्रत्यक्ष वाली व्यवस्था है वो स्विट्ज़रलैंड में लागू होती है, ठीक है? चलिए, थोड़ा इसको और डिटेल में जानते हैं जब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए विषय तथ्य में हमने हमने लिख दिया है कि भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। क्या लिखा गया है? प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। मतलब हम यहाँ अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। संसद में किसको भेजते हैं? चाहे चाहे हमारे होंगे विधायक जी, चाहे चाहे हमारे होंगे सांसद जी। तो वो क्या है? वो हमारे प्रतिनिधि हैं। हमने उनको चुना है। तो उस प्रकार से जितने शायद चुन करके वहाँ पे लोग बैठते हैं, वो क्या है? वो जनता के प्रतिनिधि हैं और उनका उनके माध्यम से कानून बनाया जाता है। तो यह सेंटेंस भी आपका एज इट इज़ पूछा गया है कि भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपने सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है? यह भी पूछा गया है कि जो हमारी विधायिका जो हमारे विधायक हैं, ठीक है? या जो हमारी जो जो हमारा कार्यपालिका है, वो किसके प्रति लोग जवाबदेह है? तो वो हमारी विधायिका के प्रति है, ठीक है? दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखे गए कि वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव, यह जो इतनी सारी बातें भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के रूप में के स्वरूप हैं। जो हमारा लोकतांत्रिक हमारा जो संविधान है उसके लक्षण कौन-कौन से हैं? वो यही हैं। हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार भी है, सामयिक चुनाव भी होते हैं, कानून की सर्वोच्चता भी मानी जाती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है और भेदभाव का अभाव है। मतलब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है? ये बात हो गई। चौथी बात है सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? इसको भी जान लेते हैं। वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। तो अगर सामाजिक लोकतंत्र का मतलब समझे तो उसमें हम ये कहेंगे कि जहाँ पर हमारी स्वाधीनता हो, समानता हो और भ्रातृत्व हो। मतलब हम लोग मिल-जुल करके रहें। ऐसा हमारे देश का लोकतंत्र है, ठीक है? और इसी बात को थोड़ा-सा और स्पष्ट हम करते हुए यहाँ पे लिख दिए हैं कि स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुता से भी अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भेदभाव आप नहीं कर सकते किसी के साथ। ना तो किसी के साथ आप समता विरोधी कोई काम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हमारे सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? जितनी बात आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको आप समझिए। इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसको आप और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? अगली बात है गणतंत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख या राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है? भाई तो राष्ट्रपति साहब का जो चुनाव भारत में है वो डायरेक्ट नहीं होता है। उसके लिए हम विधायकों को चुनते हैं या सांसदों को चुनते हैं। वो लोग जा करके अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये जो हमारी व्यवस्था है इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात कि कुछ नोट पॉइंट है गणतंत्र के में 2 और बातें शामिल होती हैं। पहली बात ये है और दूसरी बात ये है। पहली बात ये कह रहा है कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में है। देखो, राजनैतिक संप्रभुता इसका मतलब क्या है? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा हमारे भारत में, ठीक है? हम जिसको चाहेंगे उसको अपने यहाँ का जो अपना प्रतिनिधि बनाएँगे। इसीलिए क्या होता है ये देखो सामयिक चुनाव समय-समय पर चुनाव होते रहते हैं कि अगर आपसे हम संतुष्ट नहीं होंगे तो आपको हटा करके हम अपना जो प्रतिनिधि है वो किसी और को बना सकते हैं। दूसरी बात, ये देखो यूपीएससी 2022 का सवाल है, इस साफ शब्द में ऐसे ही लिख कर के आया था कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति मतलब ये नहीं कि हम राजा के बेटे हैं इस नाते अब की बार क्या जो जो चुनाव होगा उसको उसमें बगैर चुनाव किए हम के राजा बन जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं होगी। या हमारे पास फला उपाधि है इस नाते हम आपसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये 2 बातें यहाँ पर हैं। ये सीधे-सीधे सेंटेंस आपका यूपीएससी में लिख के ऐसे एज़ इट इज़ आया था, ठीक है? तो इसी को हमने और स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया है कि इसीलिए हर सार्वजनिक कार्यालय
इसलिए कहा जा रहा है कि हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि सर हम बहुत बड़े आदमी हैं तो इसलिए आप खोल दीजिए, या हम बहुत बड़े आदमी हैं तो इसलिए आप बंद कर दीजिए। कोई भी सार्वजनिक कार्यालय इस तरह से नहीं ऑपरेट होगा, ठीक है? या हम बस साहब बहुत गरीब हैं तो हमारा इलाज कर दीजिए, या आप नहीं इलाज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना? मगर बगैर किसी भेदभाव के आप वहाँ आपका जो सार्वजनिक कार्यालय होगा वो खुला रहेगा। अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, तो इसमें कह रहा है न्याय। न्याय में कहा जा रहा है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों को शामिल किया गया है। कौन-कौन से? ये सवाल कई बार यूपीपीसीएस और आपके आरओ में पूछा गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात हो रही है। और इसकी सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति के निदेशक तत्व के विभिन्न उपबंधों के ज़रिए की जाती है। मतलब इस जो आपके सामाजिक न्याय है, या जो आर्थिक न्याय और जो राजनीतिक न्याय है, इसको जो बल मिलता है, जो शक्ति मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? संविधान से। और संविधान में भी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है मौलिक अधिकार से और डीपीएसपी से। ठीक है? चलिए, अब हम जान लेते हैं कि सामाजिक न्याय में क्या-क्या आता है, फिर आर्थिक न्याय में क्या आता है और राजनीतिक न्याय में क्या आता है। देखो भाई, सामाजिक न्याय कैसे होगा कि साहब हम फला जाति के हैं, इस नाते हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ठीक है? मतलब ये कि आप का जो आपकी जो जाति के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं हो सकता। रंग के आधार पे मतलब आप काले हैं, गोरे हैं, इस आधार पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। आप किस धर्म के हैं, आप किस लिंग के हैं, पुरुष हैं, महिला हैं या क्या हैं, इन सब के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। तभी तो हम कह पाएँगे कि हाँ भाई, आपका जो न्याय हुआ वो समता का न्याय है, या समानता का न्याय है। ठीक है? तो जो न्याय होगी हमारी हमारी और जो सामाजिक न्याय होगी, उसमें हम किन-किन बातों को शामिल करेंगे? जाति को, रंग को, धर्म को और लिंग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय में कहा जा रहा है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी से भेदभाव ना किया जाए। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, तो उसके लिए आप उसको टिकट ना दो, आप उसके अस्पताल में सेवा ना करो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है? चलो भाई, तीसरी बात कह रहा है कि राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय के बारे में कहा कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनैतिक न्याय प्राप्त होगा। चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। ठीक है? तो यहाँ पर भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। एक बात जो हमने यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में लिखी है, उसको ये भी एक बार पूछा गया है अभी 2-3 साल पहले आपके आरओ के एग्जाम में, कि जो हमारा सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है, इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो इसको हमने जो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, वहाँ से अडॉप्ट किया है। ठीक है? चलो भाई, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है उसको जान लेते हैं। लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक-टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करना, ये क्या है? स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। उसके बाद नोट पॉइंट में देखो क्या लिखा कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया है। यह बात पूछा गया एग्जाम में आपसे कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना के जो आदर्श हैं, उसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो उसको हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। ये सारे सवाल आपसे आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद आता है समता। समता क्या होती है ना? समता का मतलब होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं या हम फला कास्ट के हैं, तो हमारे लिए ये काम हमारे लिए है, या ये काम आपके लिए नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता जब से हमारा संविधान बना है। ठीक है? तथा बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। अब ये फला फॉर्म निकला है, इस फॉर्म में केवल इसी जाति के लोग ही भरेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद देखो, एक नोट पॉइंट ये है कि समता भी 3 आयामों नागरिक या सामाजिक एक ही में है, राजनैतिक और आर्थिक में शामिल है। पहला है नागरिक या सामाजिक समता क्या होती है? ये आपके अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में दिया गया है। हम जब आपका पढ़ाएँगे आगे, तो आपको यहाँ पे और डिटेल में बता देंगे। ठीक है? जब हम मौलिक अधिकार बताएँगे या जब मौलिक कर्तव्य आएँगे तो वहाँ पर भी मिलेगा आपको। दूसरी है राजनीतिक समता। संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हुए प्रतीत होते हैं। पहला, धर्म, जाति, लिंग व वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता, अनुच्छेद 325।
अनुच्छेद 325 यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से आप अयोग्य करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और क्या आप उसकी दलील ये दे रहे हैं कि वो इस जाति का है या इस धर्म का है या इस लिंग का है या इस वर्ग का है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यह हमारा राजनैतिक समता के विरुद्ध होगा, ठीक है? दूसरी बात यह है कि लोकसभा व विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत, ठीक है? और रही बात तीसरी जो आर्थिक समता है, इसमें डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि महिला और पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि महिला के लिए इतनी सैलरी, पुरुष के लिए इतनी सैलरी। भाई, अगर आप एक टीचर हैं किसी सरकारी विद्यालय में, तो अगर आप महिला हैं तो भी आपकी सैलरी उतनी होगी, अगर आप पुरुष होंगे तब भी आपकी सैलरी उतनी ही होगी। आप किसी भी कास्ट के हों, आप किसी भी वर्ग से आते हों, आप किसी भी धर्म से आते हों, अगर आप टीचर हैं और किसी सरकारी पद पर हैं, तो आपकी सैलरी सबकी बराबर होगी, चाहे महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, ठीक। तो ये बात यहाँ पे, अब इसके बारे में ये अनुच्छेद 39 पूछा गया है 2022 में, ठीक है। इस नाते आप इसको भी जानते रहिए। और लास्ट हमारा है बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बातें होंगे जो हमारे 9 पॉइंट थे कि इनका जो व्याख्या करने वाली बात थी उसकी हो गई। अब एक पॉइंट और आता है कि प्रस्तावना के बारे में कथन हैं जो कि डायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं कि किसने क्या कहा है। जैसे जो पहला हमारा है, कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक समय के सपनों का विचार है। तो ऐसे आता है कि ये सेंटेंस जो है किस महापुरुष ने या किस न्यायविद ने कहा था, ठीक है। तो वो कहा था हमारे कृष्णा स्वामी अय्यर साहब ने। एक हमारे हैं के एम मुंशी साहब, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। सेंटेंस आएगा, सामने आएगा कि किसने कहा था, तो कहा था कि हमारे के एम मुंशी साहब ने। पंडित ठाकुर दास भार्गव साहब ने 3-4 बातें कही थी। पहली बात ये कही थी कि संविधान की जो आत्मा है वो क्या है, प्रस्तावना, मतलब प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा है। दूसरी, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है और यह उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। हमारा संविधान कैसा है अगर किसी को जानना है तो उसको क्या जानने की आवश्यकता होगी, प्रस्तावना। अगर आप प्रस्तावना पढ़ लिए तो आपको जानकारी हो जाएगी। चौथी बात यह है कि एक अंग्रेज राजनीति शास्त्र के सर थे, उनका नाम था अर्नेस्ट वार्कर। इन्होंने जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है, ठीक। और इसके बाद है पांचवा पॉइंट कि भारत के पूर्व न्यायाधीश एक हैं एम हिदायतुल्लाह साहब ने, इन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कह करके पुकारा है या बुलाया है। एक और साहब है एन के पालकीवाला, इन्होंने जो है संविधान का परिचय पत्र कहा है, किसको, अपनी प्रस्तावना को, ठीक। ये कुछ सेंटेंस है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इस नाते हमने आप फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने सोचा आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करवा दें। और उसके बाद है संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इस संबंध में कई सारे न्यायिक मामले भी रहे हैं, जिसके संदर्भ में 2024 में एक सवाल पूछा गया था कि कौन सा मामला पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा मामला, उसके बाद कौन सा मामला आया, तो उसकी जो क्रोनोलॉजी है वो पूछा गया है। अभी मैं आपको उसका पीडीएफ भी दिखाऊंगा। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जो पहला है वो है बेरुबाड़ी संघ मामला, जो कि 1960 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा था कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर मुकदमा किया गया एक और, फिर उसके बाद फिर एक मुकदमा किया गया, फिर जब चौथी बार मुकदमा हुआ केशवानंद भारती साहब का, इन साहब के मामले में 1973 में यह कहा गया कि उपरोक्त व्याख्या को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है, ठीक है। तो अभी तक वही नियम चल रहा है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या है, वो संविधान का ही एक भाग है। एक छोटी सी बात और यहाँ पे लिखी हुई है कि दो उल्लेखनीय तत्व हैं। पहला यह कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। मतलब जो हमारी विधायिका है, ठीक है, ना तो उसको यह शक्ति देता है और ना ही उस पर कोई प्रतिबंध लगाता है, पहली बात। दूसरी बात, यह गैर न्यायोचित है, अर्थात इसकी जो व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। हम यह नहीं कह सकते कि जो हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है वह सही है कि गलत है, उसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक।
और लास्ट बात ये है कि प्रस्तावना में संशोधन की जब बात आती है, संशोधन के बारे में क्या कहा जा रहा है आपसे? चलो भाई। प्रस्तावना के में संशोधन की जब बात करते हैं तो इसमें देखो पहली बात यह है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते उसकी जो मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। जब उसकी मूल विशेषताओं में संशोधन के बगैर आप अगर चाहें तो संशोधन कर सकते हैं। ठीक। दूसरे शब्दों में कि न्यायालय की व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। जो प्रस्तावना में लिखा गया है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, चाहे आप अनुच्छेद 368 की ही बात क्यों ना करें। ठीक है। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है वो आप जान लीजिए। पहला यह है कि न्यायालय ने यह पाया कि हमारे संविधान की मूल भावना प्रस्तावना में ही उल्लिखित तत्वों पर आधारित है। मतलब ये है कि अगर संविधान में कहीं कुछ बात समझ में नहीं आती है तो उसके लिए आप प्रस्तावना का संदर्भ दे सकते हैं या ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें से किसी तत्व को हटाया जाता है तो संविधान का ढांचा अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा तथा इसकी अखंडता भंग हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी शब्द लिखे गए हैं वो हमारे संविधान के पिलर हैं। अगर उसमें से किसी को भी हटाया गया तो क्या होगा, हमारा जो संविधान है वह डगमग हो जाएगा। ठीक। तीसरी बात यह है कि संसद की संशोधन की शक्ति में वे शक्तियां नहीं आती जो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर सकें एवं उसकी अखंडता को नष्ट कर सकें। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वह किसी भी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना को क्या कर सकता है, परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो वह उन बातों का ध्यान रखेगा कि उसकी जो मूलभूत विशेषताएं हैं उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो। चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कहा जाए कि अभी तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और इस संशोधन को वैध ठहराया गया है। ठीक है। एक सवाल जो कि इस साल 2024 में पूछा गया था आपसे, इसकी पूछा था क्रोनोलॉजी, कि जो न्यायिक मामला है इसकी प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है कि नहीं है, उसके बारे में सबसे पहले किसका आया था, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल नंबर 126। ठीक है। 2024 का ये पेपर है और 2024 के पेपर में सवाल नंबर 126 पर यह पूछा गया था क्रोनोलॉजी कि जो संविधान का भाग प्रस्तावना है कि नहीं है उसकी बात। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सवाल नंबर 126। इस नाते हमको यह पढ़ना जरूरी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल नंबर 126, यहाँ पर यह पूछा गया है कि शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो मुकदमे दायर किए गए थे इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। ठीक है। अब ये भाई साहब किसका किसकी सीट है ये नहीं मालूम है, तो हमारे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो भी मुकदमे किए गए थे उन मुकदमों का जो कालानुक्रम है वह पूछा गया है 2024 में। ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो जो सबसे पहला मामला जो जो सबसे पहला मुकदमा किया गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है कि नहीं है, उसके लिए 1960 में किया गया था बेरुबाई संघ मामला, जिसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है न्यायालय के द्वारा। दूसरी बार फिर मुकदमा किया गया 1964 में जो कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य था। इसमें कहा गया कि उपरोक्त फैसले पर विचार किए जाने को बता दिया गया। तीसरी बार फिर मुकदमा होता है 1967 में जो कि होता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। और चौथी बार सबसे लास्ट बार मुकदमा हुआ 1973 में जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। इसमें कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग है, इसको माना गया। ठीक है। तो इसी का जो क्रोनोलॉजी पूछा था कि कौन पहले आया फिर बाद में आया, तो अब तो सबको पता हो गया होगा। 1960 में, फिर 64 में, फिर 67 में, फिर 1973 में। पहला बेरुबाई संघ मामला, उसके बाद सज्जन सिंह, उसके बाद गोलकनाथ, उसके बाद केशवानंद भारती। तो इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो आपको याद करनी होगी। तो यह थी आज की हमारी जो पहली क्लास, वो थी प्रस्तावना। ठीक है। अब जब प्रस्तावना हमने पढ़ लिया अच्छे से, अब हमको क्या करना है, अब हमको करने इसके PYQ लगाने हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने आपको PYQ भी दे रखा है।
ठीक है? इसका हम आपको पीडीएफ भी अभी आपको उपलब्ध करवा देंगे क्लास के बाद, ठीक है? हमने क्लास भी पढ़ लिया, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर पीवाईक्यू। अब इस पीवाईक्यू में तकरीबन 45 से 50 सवाल आपके सिर्फ़ एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं। हमने आपको क्लास पढ़ा दी, अब आपके बाद आपका ये काम बनता है कि अब आप इसके जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको समझिए, उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। जितने बच्चे पीसीएस वाले हैं, मैं उनसे यह भी अपेक्षा करता हूँ कि जितने सवाल आपके यूपीएससी में पूछे गए हैं, उनको भी आप सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे आरओ वाले हैं, उनसे मैं अपेक्षा करूँगा कि वो कम से कम पीसीएस तक के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है? इस तरह से जो हमारी आज की क्लास थी, उसमें हम लोगों ने अपने सिलेबस को डिस्कस कर लिया कि पीसीएस में क्या-क्या आता है, आरओ में क्या-क्या आता है। उसके बाद फिर उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्या-क्या आता है, जैसे कि पॉलिटी है, तो पॉलिटी में हमें क्या-क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आज की जो क्लास थी, उसको हमने कर ली। प्रस्तावना की क्लास थी, आज उसको पढ़ लिया। उसके बाद अब आपका सिर्फ़ काम बचता है पीवाईक्यू करने का। अब आपसे उम्मीद है कि आप इसको करेंगे, और करने के बाद कल हमको सबमिट करेंगे, ठीक है? और 2024 में जो सवाल पूछा गया था, वो भी हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारी जो आज की क्लास थी, वह अब पूरी होती है, ठीक है? तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।